नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में, क्योंकि बिहार चुनाव धीरे धीरे गर्म होते जा रहे हैं और इन गर्म होते हुए चुनाव में अब सबकी निगाहें इस ओर लगी हुई हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन आपको पता है, दोनों ही गठबंधन के अंदर खींचतान है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ आरजेडी का महागठबंधन, और दोनों में सीट शेयरिंग अब अंतिम दौर में है। मैं आपको समझाऊंगा, दोनों को फॉर्मूला समझाऊंगा, ये बताऊंगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ सकता है और किसके आसपास से फॉर्मूला जाकर सिमटने वाला है। लेकिन अभी भी सीटों को लेकर हार्ड बार्गेन चल रही है। अब तक जो है सबसे ज्यादा हार्ड बार्गेन अगर किसी के बीच हुई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास पासवान। इस पूरी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो है चार बार चिराग पासवान के घर जाने को मजबूर कर दिया। अब चिराग पासवान जरूरी क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लिए? चिराग पासवान ने पिछली बार अकेले चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान को 5% से अधिक वोट मिले थे। अब ये तर्क दिया जा सकता है कि क्या ये सभी के सभी चिराग पासवान के वोट थे? नहीं, चिराग पासवान के वोट नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी से कई प्रत्याशी उनके साथ टूट के गए थे जिनकी अच्छी स्टैंडिंग थी उन इलाकों में, और उसके चलते उनके वोट भी जुड़े थे। लेकिन चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी अगर 5.5% वोट ले जाएं और 5 सीटें लोकसभा की जीत लें तो उनकी दावेदारी मजबूत बनती ही है। इसीलिए चिराग पासवान अभी तक बहुत हार्ड बार्गेन कर रहे थे। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन आपको पता है 40 सीटें देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल असंभव काम था। ऐसे में 4 बार नित्यानंद राय, जो कि बेहद करीबी राजनीतिक और पारिवारिक दोस्त हैं चिराग पासवान के, वो उनके घर गए और उन्होंने चिराग पासवान को मनाया। लगभग हर सीट पर लंबी बातचीत हुई। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, साथ ही साथ मंगल पांडे से भी चिराग पासवान कई दौर की बातचीत कर चुके थे। लेकिन असली बातचीत हुई नित्यानंद राय के साथ। कल नित्यानंद राय जब मिलने पहुंचे थे गुरुवार को चिराग पासवान के घर पर, तो चिराग पासवान घर पर नहीं थे, उनकी मां रीना पासवान घर पर थी और नित्यानंद राय की उनसे मुलाकात हुई। दरअसल चिराग पासवान अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर या पॉलिटिकल निर्णयों के अंदर अपनी मां को भी शामिल करते हैं, और चिराग पासवान, खबर ऐसी है कि वो अपनी मां के लिए भी एक राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कई सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान अड़े हुए हैं। ये सीटें वो हैं, या तो बीजेपी ने जीता है, या सहयोगी दलों ने जीता है, या जेडीयू ने जीता है, या हमने जीता है, या किसी इंडिपेंडेंट सांसद ने जीता है। लेकिन ऐसी सीटों पर क्या होगा ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन कोई भी दूसरा सहयोगी दल, बीजेपी चिराग पासवान के लिए सीटें छोड़ दे तो ठीक है, जेडीयू अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी, जीतन राम मांझी की पार्टी भी अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी। इसके चलते क्या समीकरण बनेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि नित्यानंद राय से कई दौर की बातचीत के बाद चिराग पासवान ने बोला क्या। उन्होंने उम्मीद जताई कि सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, और खबर निकल कर ये आ रही है कि चिराग पासवान 26 सीटों के आसपास मान जाएंगे। लेकिन पूरे गठबंधन का क्या फॉर्मूला क्या होगा ये मैं आपको समझाऊंगा। उन सीटों की बात करूंगा जिनको लेकर चिराग पासवान और बीजेपी में और बाकी सहयोगी दलों के अंदर तनातनी बची हुई है, और चिराग पासवान फैक्टर क्या है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिए चिराग पासवान और नित्यानंद राय दोनों ने कहा क्या। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से
हुई है, हो रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने। ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। 2020 में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके चलते ही जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिकुड़ गई थी, क्योंकि चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे थे, लेकिन उन्होंने हर एक सीट पर ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसके चलते जेडीयू को तीसरी पोजीशन के साथ संतोष करना पड़ा। 43 सीटें मात्र जेडीयू को इस चुनाव के अंदर मिली थी और इस हार का एक प्रमुख कारण चिराग पासवान बने थे। इसी के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया था, चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया था, उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनवा दिया था और चाचा पशुपति पारस, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला लेकर भाग गए थे। ये तब की परिस्थिति थी और इन परिस्थितियों के बाद चिराग पासवान जो है फिर से नीतीश कुमार एक बार जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ गए, आरजेडी के साथ गए और उस समय चिराग पासवान और नजदीक आए। लेकिन जब नीतीश कुमार वापस में एनडीए में आ गए तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार को बीजेपी के चलते मजबूरी में साथ काम करना पड़ा। ये बात अभी भी बिल्कुल दुरुस्त है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार बहुत हद तक पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बाद चिराग पासवान में जो अंतहीन मेहनत करने की कैपेसिटी है वो एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके चलते चिराग पासवान अपने आप के लिए एक अलग जगह बनाते हैं। चिराग पासवान 2020 के चुनाव के बाद से लगातार बिहार के अंदर दौरे कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटें जीती हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 6ठी सीट नवादा उनके लिए मांग ली गई थी, उनसे मांग ली गई थी और उस पर जो है गठबंधन लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान को जो 5 सीटें दी गई थी, चिराग पासवान उस पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ खड़े हुए हैं और चिराग पासवान की ये सबसे बड़ी मजबूती है। तो आइए मैं वो फैक्टर बता देता हूं कि चिराग पासवान ने इतनी हार्ड बार्गेनिंग क्यों की और चिराग पासवान किन किन बातों पर अड़े रहे। पहली वजह है 2024 लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट, 5 सीटों पर लड़े और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी वजह है बिहार में 6% वोट बैंक पर दबदबा है। 2020 में अकेले लड़कर 5.66% मिला था। तीसरी वजह है सर्वे के आधार पर सीटों की वो डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपना सर्वे कराया है और चिराग के सर्वे में उनको कम से कम 25 सीटों पर बढ़त है। चौथी वजह यह है कि युवा वोटरों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है और 25 साल से कम उम्र की जो बिहार के युवा हैं उनकी भागीदारी 58% की है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वोट परसेंटेज है युवाओं का जो इस चुनाव को बदलने की ताकत रखता है। पांचवी वजह है कि वो दलित जाति से आते हैं। बिहार में 19.65% दलित समाज है और पासवान समाज लगभग 5.3% है जिनका वोट चिराग पासवान को मिलता है। तो ये बातें हैं जो चिराग पासवान को दूसरों से अलग बनाती है। चिराग पासवान से जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कही थी कि मैंने तो 243 सीटों पर प्लानिंग कर रखी है। मैंने कैंडिडेट के बारे में भी सोच रखा और मैंने ये भी सोच रखा है मुझे किस तरीके से किस कैंडिडेट को यहां पर उतारना है। चिराग पासवान ने हाल में पार्टी बड़ी करने के चलते कई लोगों को वादे भी किए हैं। अगर उनको कम सीटें मिलती है तो वो अपने ही लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, जो चिराग पासवान के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब बनेगा। इसीलिए वो कुछ ऐसी सीटें भी चाह रहे हैं जिन सीटों के ऊपर दूसरी पार्टी के विधायक हैं। एक एक करके उन सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं।
सबसे पहली सीट गोविंदगंज है। यहां पर बीजेपी के सुनील मणि तिवारी सिटिंग विधायक है, अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए सीट मांग रहे हैं। ये बिहार की कुछ इक्का दुक्का ऐसी सीटें हैं जिनमें अगला वोट बैंक बहुत है और यहां से एक ब्राह्मण ही जीतता है, इसीलिए राजू तिवारी के लिए ये सीट चिराग पासवान चाहते हैं। लेकिन जेडीयू इस सीट को बीजेपी इस सीट को छोड़ देगी, इसकी संभावना कितनी है इस वक्त इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ये जब फाइनल फिगर आएगा तभी आपको सामने होगा। लालगंज बीजेपी के संजय कुमार मौजूदा विधायक हैं। चिराग ने इस सीट पर भी दावेदारी ठोकी है। वैशाली में जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल मौजूदा एमएलए हैं। चिराग यहां पर अपने करीबी के लिए टिकट चाहते हैं। मटिहानी में 2020 में पार्टी जीती थी, लेकिन ये जो एमएलए थे राजकुमार सिंह, ये जदयू में चले गए थे। अब इसे अपना हक बताकर चिराग पासवान अपना दावा ठोक रहे हैं। सिकंदरा सीट पर हम के प्रफुल्ल मांझी अभी विधायक है। इन सीट को वो अपने पाले में करना चाहते हैं। चकई से सुमित कुमार सिंह इंडिपेंडेंट विधायक है, नीतीश के सपोर्टर हैं, मंत्री भी हैं। यहां पर भी चिराग पासवान अपनी सीट चाहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है, चिराग चाहते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या जेडीयू अपनी सीट छोड़ देगी? क्या हम उनके लिए अपनी सीट छोड़ देगी? बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, बीजेपी को एकोमोडेट करना होगा और चिराग पासवान की जो चिक है उसको जेडीयू ने पूरी तरह से बीजेपी के पाले में कर दिया है। इस लिहाज से इस मामले में दरियादिली बीजेपी को ही दिखानी होगी कि वो अपनी कितनी सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ पाते हैं। तो आइए फॉर्मूले पर भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कुल सीटें 243 है और कुल सीटें 243 में से जो खबर अभी तक निकलकर सामने आ रही है और इसी के आसपास सीट बंटवारा होगा। जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 101 सीटों पर जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टोटल बचेंगी 40 सीटें। इन 40 सीटों को चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बांटा जाएगा। जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से 26 सीटें चिराग पासवान को दी जा सकती हैं, 8 सीटें जीतन राम मांझी को दी जा सकती हैं और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती हैं। तो ऐसे होकर ये टोटल आंकड़ा बैठता है 243 का। उधर महागठबंधन में भी ऑलमोस्ट सीटों के आसपास जो है ये सहमति पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और खबर ये भी है कि लालू यादव जल्द से जल्द अपना सिंबल बांटना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में 135 आरजेडी, 55 पे कांग्रेस, 18 पर जो है वो मुकेश सहनी, 35 पर लेफ्ट पार्टी और 2 पर पशुपति पारस और 1 सीट जेएमएम को दी जा सकती है। तो ये फाइनल सीटों का आंकड़ा पहुंच रहा है बिहार चुनाव में। आपको ये लग रहा होगा कि इस वीडियो करने में तो मैंने बड़ी आसानी से सीटें बता दी, लेकिन इसके पीछे मशक्कत बड़ी थी, क्योंकि एक एक सीटों के बारे में जानकारी निकालना और उस सीट के बारे में सटीक अनुमान लगाना ये बेहद मुश्किल काम होता है। तो ये फाइनल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। 1, 2, 3 ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ जीती हुई सीटें दूसरी पार्टी दूसरों के लिए छोड़ सकती है, लेकिन यहां पर देखना होगा कि इस गठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है। एनडीए में तो बीजेपी कुर्बानी देगी, लेकिन क्या आरजेडी या लेफ्ट पार्टियां ऐसी कुर्बानी देकर जिताऊ सीटें कांग्रेस को देंगी? इस पर सबकी नजर लगी होगी।